दी ग्रिम रीपर को एक ऐसी एंटिटी के रूप में जाना जाता है जो डेड लोगों की सोल्स को गाइड करता है। गॉड ऑफ डेथ ने अनाउंस किया था कि कोई भी रीपर जो 10,000 सोल्स गाइड कर लेगा उसे एक सिंगल विश रिवॉर्ड के रूप में दी जाएगी। कुछ टाइम बाद एक ऐसा रीपर गॉड ऑफ डेथ के सामने खड़ा था जिसने पूछा कि क्या उसने फाइनली 10,000 सोल्स कलेक्ट कर ली है। रीपर का नाम कई था और उसने हां में जवाब दिया। गॉड ऑफ डेथ ने फिर उसे एश्योर किया कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा और उसकी कोई भी विश पूरी करेगा। कई की विश सरप्राइजिंग थी क्योंकि उसने अपना ग्रिम रीपर का काम छोड़ने की रिक्वेस्ट की। गॉड ऑफ डेथ इस रिक्वेस्ट से हैरान हो गया और उसने एक्सप्लेन किया कि रीपर होना छोड़ने का मतलब होगा कि उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन ही खत्म हो जाएगा और उसका फेट कंप्लीट अनाइलेशन होगा। लेकिन कई, जो एक्सट्रीम एग्जॉशन तक पहुंच चुका था, ने रिप्लाई किया कि यह फेट उसके लिए बिल्कुल ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट पर गॉड ऑफ डेथ अग्री हो गया और उस मोमेंट में कई की एग्जिस्टेंस कंप्लीटली वैनिश हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के कॉन्ट्ररी उसने अपनी आंखें खोली। वो एक बेड पर लेटे हुए था जब एक आदमी और एक औरत एक्साइटेडली उसे यंग मास्टर सीएन कह रहे थे, खुशी जता रहे थे कि वो फाइनली होश में आ गया है। औरत ने जल्दी से काउंट को इन्फॉर्म करने का कहा, जबकि आदमी ने उसकी कंडीशन चेक करने की कोशिश की और पूछा कि क्या उसे कोई डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। कई ने सीएन के बॉडी को देखा जिसमें व्हाइट हेयर और पर्पल आइज थे और वो कंफ्यूज हो गया, सोचते हुए कि जब उसने अनाइलेशन विश की थी तो वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया। समझने के लिए कि क्या हो रहा है, सीन 17 साल पहले चला जाता है। एक डार्क फॉरेस्ट में रात के वक्त, जहां दो आर्म्ड आदमी एक रनअवे स्लेव और उसके बच्चे तक पहुंच जाते हैं। वो आदमी रूड टोन में मां से कहते हैं कि अगर उसने सोचा है कि वो इनसे बच सकती है तो वो गलत है। मां ने रोकर अपनी गलती मानी, बताते हुए कि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी उसकी तरह स्लेवरी की जिंदगी जिए। उसने प्लीड किया कि अगर चाहे तो उसे मार दे, लेकिन बच्चे को छोड़ दे। उनमें से एक आदमी ने कोल्डली कहा कि टेंशन मत ले, वो बच्चे को नहीं मारेंगे। फिर एक सिनिकल स्माइल के साथ बोला कि क्यों मारेंगे जब वो एक वैल्यूबल एसेट है। उसने हर्ष टोन में एक्सप्लेन किया कि वो बच्चे को ले जाएंगे और उसे भी स्लेवरी में मार देंगे जैसे उसकी लाइफ रही है। मां गिर गई, अपने बच्चे के ब्रूटल फ्यूचर को इमेजिन करते हुए, जिसे वो एक डिग्निफाइड लाइफ देना चाहती थी। डिस्पेयर में उसने अपनी मिजरेबल लाइफ के रीजन पर सोचा और जोर से प्रेयर की, चाहे वो गॉड हो, एंजल हो या डेविल, कोई तो आए और उसके बच्चे को बचा ले। उस मोमेंट एक मिस्टीरियस आदमी मैजेस्टिक अपीयरेंस के साथ सामने आया। मां को उसके नाम मिरू से बुलाया। दोनों सोल्जर्स उसके अपीयरेंस से शॉक हुए और पूछा कि वो कौन है और किसने भेजा है। आदमी ने उन्हें इग्नोर किया और पोलाइटली कहा कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पहले वो लेडी से बात करेगा फिर उनका जवाब देगा। सोल्जर्स के स्पाइन में एक कोल्ड शिवर दौड़ गया, जैसे वो डेथ के ब्रिंक पर हो। वो मिस्टीरियस आदमी कॉन्फिडेंटली सोल्जर्स को बाईपास करके मिरू के सामने आया, जो अपने बच्चे को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल थी। उसने एक डील ऑफर की, वो उसकी एक विश पूरी करेगा, लेकिन बदले में उसे एक चीज चाहिए। उसने बताया कि उसे मिरू की सोल चाहिए। मिरू ने अपने बच्चे को पकड़कर अपनी फाइनल विश उस मिस्टीरियस आदमी के कान में कही। सुनने के बाद वो आदमी, जो सेलेस्टियल ऑरा से सराउंडेड था, ने डिक्लेयर किया कि उसने उसकी डिजायर समझ ली है और कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया है। उस मोमेंट मां के चेहरे पर एक कंटेंट स्माइल थी जब उसने अपने बच्चे को हग किया और लाइफलेस ग्राउंड पर गिर गई, जबकि वो आदमी बच्चे को अपनी बाहों में उठा रहा था। सोल्जर्स ने ये सीन देखकर चीख कर पूछा कि वो क्या कर रहा है, इंसिस्ट किया कि वो बच्चा उनका प्रॉपर्टी है और ऑर्डर दिया कि उसे छोड़कर तुरंत चला जाए। लेकिन वो आदमी, जो अब बच्चे को पकड़ रहा था, कामली बोला कि अब वो उसे उन्हें नहीं दे सकता। सोल्जर्स गुस्से में आ गए और डिसाइड किया कि कोई चॉइस नहीं बची,
इसलिए उसे मारना पड़ेगा। वो उस पर रश हुए, लेकिन पहुंचने से पहले ही उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि उनकी बॉडीज मूव नहीं कर रही। हॉरर के साथ उन्होंने देखा कि वो फ्रीज हो गए हैं। आदमी ने कामली ग्रिम रीपर्स का सेकंड रूल बताया, जो भी उसके काम में इंटरफेयर करेगा उसे मारने का राइट उसके पास है। सोल्जर्स पैनिक में आ गए जब उनकी बॉडीज अपने आप मूव करने लगी और वो चीखने लगे, उससे रोकने की बेगिंग करते हुए। एक अनसीन फोर्स से कंपेल्ड उन्होंने अपनी सोर्ड्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट की और कुछ मोमेंट्स में फैटल ब्लोस मार दिए, चीखते हुए कि वो रुक जाए। सोल्जर्स गिर गए और वो आदमी बच्चे को पकड़कर मिरू की लाइफलेस बॉडी को देखता रहा। उसके बॉडी से एक फेंट लाइट निकली, उसकी सोल, जो स्काई की तरफ असेंड हो गई। वो आदमी बताता है कि ये 999 एच सोल है जो उसने कलेक्ट की है। उसने बच्चे की तरफ देखा जो अपने छोटे हाथ उसके फेस की तरफ बढ़ा रहा था और मटर्ड कि उसने एक ट्रबलसम विश ले ली है। फिर वो चला गया, रियलाइज करते हुए कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 16 साल बाद एक यंग रेड हेड लड़की किसी को ओए बुला रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो घर पे है। अंदर से एक वॉइस आया कि हाँ वो है। लड़की का नाम जजत था और वो एक बास्केट लेकर अंदर आई, कंप्लेन करते हुए कि कई ने उसे वार्मली ग्रीट नहीं किया। कई ने कूल टोन में रिप्लाई किया, पूछते हुए कि क्या वो ऐसा ओल्ड मैन लगता है जो अच्छे से सुन नहीं सकता, और एश्योर किया कि वो सुन सकता है, चाहे वो सॉफ्टली भी बुलाए। उसने ऐड किया कि हर बार वार्मली ग्रीट करना इलॉजिकल है, स्पेशली जब वो दिन में कई बार उसके पास आती है। जोसीथ ने प्रोटेस्ट किया कि कोई भी और होता तो खुश होता कि वो मिलने आई और वार्मली वेलकम करता। इस पर कई ने कोल्डली सजेस्ट किया कि फिर वो उनके पास चली जाए। जोसेफ थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गई और बोली कि उसका मतलब वो नहीं था। फाइनली एडमिट करते हुए उसने कहा कि वो बस चाहती थी कि कई उससे थोड़ा ज्यादा अफेक्शन दिखाए। तभी कई वुडन स्टैचू कार्व करने में बिजी था, उसकी बातों को इग्नोर करते हुए। जोसेफ ने खुद को सोफा पर गिरा दिया, लेकिन कई ने तुरंत उसे स्कोल्ड किया, ऑर्डर देते हुए कि हाथ पैर धोए बिना वो न लेटे, जिस पर उसने कंप्लेन किया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। उसने फिर पूछा कि वो क्यों आई है। उसने बताया कि उसकी मां ठीक नहीं है और उसके लेफ्ट आर्म में कल रात से दर्द हो रहा है, जो उठने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। कई ने वुडन स्टैचू कार्व करना स्टॉप किया और प्रॉमिस किया कि वो बाद में उनके घर आएगा उसकी मां को चेक करने। जोसेफ ने उसका शुक्रिया अदा किया, अपनी डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए उसकी कांस्टेंट हेल्प के लिए। फिर उसने कहा कि वो माउंटेन जा रही है हर्ब्स गैदर करने। जोसेफ के जाने के बाद कई उसके घर गया। उसकी मां, जिसे कई अपने माइंड में म्यू बुलाता था, ने उसे ग्रीट किया और फ्रेशली बनाया हुआ ब्रेड ऑफर किया। कई ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी उंगली चुटकी से स्नैप की और वो औरत तुरंत फ्रीज हो गई और होश खो बैठी, फिर लाइफलेस डॉल की तरफ फ्लोर पर गिर गई। कई उसके लाइफलेस बॉडी के पास आया, एग्जामिन करते हुए सोचा कि चीप वुड का यूज करना गलती थी, क्योंकि वो वुड ऑलरेडी रॉट होने लगा था। जब वो अपने हाथ से एक मिस्टेरियस पावर का यूज करके डीके का कॉज एग्जामिन कर रहा था, तभी जोसेफ वापस आ गई और उसने उसे उस स्टेट में अपनी मां के बॉडी पर देखा। शौक में उसने पूछा कि वो क्या कर रहा था। कई ने सोचा कि उससे गलती हो गई, क्योंकि वो रिपेयर प्रोसेस में इतना फोकस था कि उसने उसके आने की आहट नहीं सुनी। जोसेफ ने अस्यूम किया कि वो अपनी मां का ट्रीटमेंट करने आया है, जैसे उसने प्रॉमिस किया था। कई ने कंफर्म किया कि उसने ही उसे बुलाया था। जोसेफ सरप्राइज हो गई कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया और नोटिस किया कि उसकी मां वहां नहीं है। फिर उसने फ्लोर पर पड़े बड़े डॉल की तरफ पॉइंट करके कहा कि वो उसकी मां जैसा लग रहा है। जजीत के माइंड में शॉकिंग थ्रेड्स ऑफ ट्रूथ कनेक्ट होने लगे। उसने डॉल को अपनी मां के लेफ्ट आर्म के दर्द से कनेक्ट किया और जो बात उसने पहले कई को बोली थी उसे याद किया। हेजिटेट करते हुए उसने पूछा कि क्या ये डॉल एक्चुअली उसकी मां है।
कई के साइलेंस ने उसकी हॉरर को बढ़ा दिया। उसने फिर से प्रेस किया और बेग किया कि वो ये न कहे कि ये वुडन पीस उसकी मां के दर्द का कॉज है। कई का साइलेंस उसके सस्पिशन को कंफर्म कर गया और पैनिक में उसने पूछा कि क्या उसकी मां बस एक डॉल है। उसने पूरा हॉरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज किया। जो वो ट्रीटमेंट समझ रही थी, वो बस एक डॉल के पार्ट्स रिप्लेस करना था। उसका शौक और बढ़ गया जब उसने सोचा कि क्या पूरे विलेज के साथ भी यही हुआ है। वो पीछे हट गई, उससे सब डिनाई करने की बेगिंग करते हुए। कई ने डिसाइड किया कि अब वो ट्रूथ छुपा नहीं सकता और उससे ऑनेस्ट होना होगा, स्पेशली क्योंकि वो अब मैच्योर हो गई थी समझने के लिए कि जो उसने किया वो लॉजिकल था। उसने फिर स्नैप किया और उसके सामने एक हॉरिफिक सीन रिवील किया जो पूरे विलेजर्स का सच दिखाता था। जजीत ने शौक में पूछा कि क्या वो सब डॉल्स हैं। कई ने कंफर्म किया कि जो मां वो जानती थी और इस विलेज के सारे लोग, वो सब उसकी क्रिएशन के डॉल्स हैं। इस शॉकिंग कन्फेशन ने जोसीत को उसकी ट्रू आइडेंटिटी पूछने पर मजबूर कर दिया। कई ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि 16 साल पहले उसकी मां ने उससे एक डील की थी, अपनी सोल बेट लगाते हुए बिल्कुल मरने से पहले। उसकी मां की विश थी कि उसकी बेटी जीत ऐसी जिंदगी जिए जहां लोग उसे हार्म न करें और वो उसकी तरह ह्यूमिलिएटिंग लाइफ न जिए, बल्कि सब उससे प्यार करें। कई ने ऐड किया कि उसे पता था कि इवन सेंट्स भी ह्यूमंस में सिर्फ प्यार से भरी जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए उसने उसके लिए एक पूरा विलेज क्रिएट किया, ऐसा विलेज जो इंश्योर करे कि वो कभी हर्ट न हो। जोसीत टूट गई और डिस्पेयर में पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उसकी पूरी लाइफ एक झूठ थी। उसने सोचा कि अब वो किस पर बिलीव करे और किससे प्यार करे, जब उसकी मां, विलेज के सब लोग और वो खुद एक फेक पपेट शो थे। अपनी डिस्पेयर में उसने अपने ही एग्जिस्टेंस पर डाउट किया और डायरेक्टली पूछा कि क्या वो भी उसकी क्रिएशन का डॉल है। कई ने रियश्योर किया कि वो डॉल नहीं है और याद दिलाया कि उसने पूरा विलेज उसके लिए बनाया था। लेकिन जोसेफ अब उसकी कोई बात बिलीव नहीं कर पा रही थी। अपनी रियलिटी प्रूव करने के डेस्परेट अटेम्प्ट में उसने एक डैगर उठाया और प्रूफ डिमांड किया कि वो डॉल नहीं है। उसने अपनी नेक पर हल्का कट लगाया और जब उसने ब्लड फ्लो देखा तो रिलीफ के साथ कंफर्म किया कि वो हमेशा से एक रियल ह्यूमन थी। वो उसकी बाहों में गिर गई और पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। उसने जवाब में क्वेश्चन किया कि क्या अब तक की उसकी लाइफ मिजरेबल थी। जोसीथ ने एडमिट किया कि वो हैप्पी थी, लेकिन रियलाइज किया कि वो हैप्पीनेस एक झूठ था। वो ये सोच नहीं पा रही थी कि जिनके साथ वो प्यार करती थी, वो सब फेक थे। उसने उसकी तरफ दुखी नजर से देखा और ऑफर किया कि वो भी उसके साथ एक डील करेगी। उसने रिपीट किया कि वो भी डील करना चाहती है। कई ने वार्न किया कि डील का प्राइस उसकी सोल है, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो आगे बढ़े। उसने कहा कि अपनी विश बताओ। उसने विश बताई, कहकर कि वो उसकी लाइफ का इकलौता रियल पर्सन है और अगर वो भी उसे भूल गया तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा जो उसे याद रखे। इसलिए उसने उससे बेग किया कि वो हमेशा उसे याद रखे और टीयरफुली पूछा कि क्या ये रिक्वेस्ट ज्यादा है। उसकी बातों से कई टच हो गया तो उसने डील अग्री कर ली, डिक्लेयर करते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया है। जोसेफ ने रिलीफ के साथ उसका शुक्रिया किया, फिर अपनी लाइफ डिपार होने के बाद ग्राउंड पर गिर गई। उसकी सोल कई के द्वारा कलेक्ट की गई 10,000 एथ सोल बन गई। जोसेफ की डेथ के बाद कई ने वो विलेज जला दिया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसके बिना वो एक यूजलेस जगह बन चुकी थी और वो तेजी से फ्लेम्स में लपेट गया। उस मोमेंट कई ने गॉड ऑफ डेथ शानोज को नोटिस किया, जो ऑब्जर्व कर रहा था कि कई यूजुअल से ज्यादा सैड लग रहा है। शानोज ने वंडर किया कि क्या कई को उस बच्ची के लिए स्पेशल फीलिंग्स थी, लेकिन कई ने डिनाई कर दिया। कई ने शानोज से अपना प्रॉमिस फुलफिल करने को कहा। शानोज ने प्रेटेंड किया कि वो भूल गया है, फिर हंसी के साथ बोला कि ऑफ कोर्स उसे याद है।
कई का एंग्री फेस देखकर कई ने उसे याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि 10,000 एथ सोल गाइड करने पर वो उसकी एक विश पूरी करेगा। शानोज ने एक्सप्लेन किया कि उसने ये एक जनरल रूल बनाया था ताकि बाकी रीपर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। फिर अग्री किया कि वो कई की विश ग्रांट करेगा और उससे उसकी विश बताने को कहा। कई की विश थी अपना जॉब छोड़ना। उसने अपनी रिक्वेस्ट दोबारा रिपीट की। शानो सरप्राइज हो गया और रिमाइंड किया कि रीपर होना छोड़ने का मतलब उसकी अन्नाइलेशन होगा। लेकिन कई ने रिप्लाई किया कि वो ऑलरेडी 10,000 बार डेथ फेस कर चुका है। जब शानोज ने पूछा कि क्या वो टायर्ड है, कई ने कंफर्म किया। यहां रिवील होता है कि कई एक यूनिक रीपर था। जब एक ह्यूमन सोल रीपर बनता है तो उसकी सारी मेमोरीज एरेज हो जाती है और वो एक ग्रिम रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन कई ने अपनी सारी मेमोरीज रिटेन रखी थी। ये डिफरेंस ही था जिसने उसे अपने काम में डील का अप्रोच अडॉप्ट करने पर मजबूर किया। सोल्स को फोर्स करके ले जाने या उन्हें पेरिश होने देने के बजाय वो उनकी लास्ट विश पूरी करता ताकि वो पीसफुली उसके साथ चले। इवन वो सोल्स जो अनजस्टली मरे थे अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन ये ह्यूमन फीलिंग्स उसे कॉन्स्टेंटली ड्रेन और हर्ट करती थी, जिससे वो दूसरे रीपर्स से जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाता था। प्रेजेंट में लौटकर शानोज ने एक लास्ट टाइम पूछा कि क्या वो रिकंसिडर करना चाहता है, लेकिन कई ने अपनी विश पर इंसिस्ट किया। शानोज ने उसकी विश ग्रांट करने अग्री किया और कई ने उसका शुक्रिया किया। शानोज ने वार्न किया कि बाद में रिग्रेट मत करना, फिर फेयरवेल देते हुए क्रिप्टिक वर्ड्स कहें, सी यू अगेन। कई इन वर्ड से पजल हो गया, सोचते हुए कि वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगा जब वो पेरिश हो जाएगा। लेकिन अनाइलेशन के बजाय उसने अपने बॉडी में हैवीनेस फील की और अपने आसपास वॉइसेस सुनी। डॉक्टर्स एक पेशेंट के कंडीशन पर डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि उसका सिर्फ ब्रीदिंग करना ही एक मिरेकल है। फिर सडनली उनमें से एक ने नोटिस किया कि पेशेंट, जिसका नाम सियन था, ने मूव किया। रूम में आवाज उठी और किसी ने अनाउंस किया कि यंग मास्टर ने अपनी आंखें खोल दी है। कई एक यंग नोबलमैन के बॉडी में जाग गया, कंफ्यूज्ड और अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए उन लोगों को देखते जो उसके बेड के आसपास थे। जब डॉक्टर सीएन के आसपास खड़े लोगों को एश्योर कर रहा था कि इंजरीज के बावजूद उसकी लाइफ डेंजर में नहीं है, एक व्हाइट हेड एंग्री आदमी ने उस पर अटैक किया और उसके कपड़े पकड़ लिए। उसे पैथेटिक सन कहकर पूछा कि वो बिना उनके फीलिंग्स सोचे ऐसा कैसे कर सकता है। एक यंग मैन ने अपने फादर को रोका, कहकर कि सीएन अभी सिक है, जबकि फादर वंडर कर रहा था कि क्या उसका बेटा कभी उनके बारे में सोचता भी है। सीएन के बॉडी में कई ने उस आदमी की आउटबर्स्ट इंटरप्ट की, पूछते हुए कि वो कौन है। सब लोग उसके सवाल से शॉक हो गए। कई ने अपना सवाल रिपीट किया, उस आदमी की आइडेंटिटी और उसने उसे अचानक क्यों मारा। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि सीएन का मेमोरी लॉस हुआ है एक सीवियर हेड इंजरी की वजह से। जब सीएन के फादर काउंट शुरितन ने क्योर पूछा, डॉक्टर ने जवाब दिया कि कोई सल्यूशन नहीं है, सिर्फ वेट करना होगा कि उसकी मेमोरी नेचुरली वापस आए। उसके बड़े भाई लूसिन शुरितन ने पूछा कि क्या कोई और प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने रियश्योर किया कि सीएन की फिजिकल कंडीशन सरप्राइजिंगली गुड है और कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है। कई ने उस मोमेंट रियलाइज किया कि वो सीएन नाम के इंसान के बॉडी में आ गया है और कंक्लूड किया कि इस सब का रिस्पॉन्सिबल गॉड ऑफ डेथ शानोज। जब उसका भाई लूसियन उससे पूछने आया कि वो कैसा फील कर रहा है, कई ने कोल्डली रिप्लाई किया, कहकर कि वो रूम छोड़ दे और यूजलेस क्वेश्चंस पूछना बंद करे। उसने अपने फादर और डॉक्टर से भी रूम छोड़ने को कहा, रीजनिंग की उनकी लाउड वॉइसेस उसे हेडेक दे रही है, और डिमांड किया कि सब बाहर निकले। इस स्ट्रेंज बिहेवियर का सामना करते हुए सबने डिसाइड किया कि उसे रेस्ट करने दिया जाए और रूम छोड़ दिया। जैसे ही वो अलोन हुआ, कई ने शानोज को बुलाया, जो इंस्टेंटली उसके सामने आ गया। शानोज ने चेयरफुली पूछा कि क्या वो उसे ढूंढ रहा था।
कई ने गुस्से में उसे कॉन्फ्रंट किया, पूछते हुए कि जो हुआ उसका मीनिंग क्या है। शानोज ने कूली रिप्लाई किया कि उसने उसकी विश ग्रांट कर दी है। शानोज ने एक्सप्लेन किया कि कई की विश थी अपनी लाइफ ग्रिम रीपर के रूप में एंड करना, और यही उसने किया। इस ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन से कई इतना एंग्री हो गया कि उसने पूछा कि क्या वो उसे मार सकता है। कई ने फिर पूछा कि बॉडी के ओरिजिनल ओनर का क्या हुआ, और शानोज ने बताया कि वो मर चुका था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो लड़का एक एक्सीडेंट में मरने वाला था, और जैसे ही उसकी सोल बॉडी छोड़कर गई, उसने उसकी जगह कई की सोल इंसर्ट कर दी, टाइमिंग को परफेक्ट बताते हुए। कई समझ नहीं पा रहा था कि उसे एक ह्यूमन बॉडी में क्यों फोर्स किया गया। तब शानोज ने एक वाइट ग्रिन के साथ अपना ट्रू मोटिव रिवील किया, कहकर कि अगर कई की एग्जिस्टेंस सिंपली वैनिश हो जाती तो उसमें कोई फन नहीं होता। एंड जब कई ने पूछा कि क्या उसने ये सब सिर्फ मजा लेने के लिए किया, तो शानियोज ने हाँ में जवाब दिया। डिसअपियर होने से पहले शानियोज ने कई को उसकी नए फन लाइफ के लिए गुड लक विश किया, जिससे कई चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता रहा। शानियोज के छोड़ के जाने के बाद कई गुस्से से उबल रहा था, तो शानियोज ने डिसाइड किया कि वो कुछ टाइम तक उसके सामने ना आए जब तक वो काम ना हो जाए। कई का गुस्सा कुछ दिन बाद भी कम नहीं हुआ, क्योंकि शानियोज तब भी नहीं आया जब उसने उसे बुलाया। तब उसने डिसाइड किया कि वो उससे पूरी तरह से रिश्ते तोड़ देगा और अपने रास्ते पर चल पड़ेगा। मैंशन में रहते हुए कई ने नोटिस किया कि सारे सर्वेंट्स उसे देख के डर के मारे कांपने लगते थे और उसकी तरफ देखने से बचते थे। इससे उसने कंक्लूड किया कि जिस बॉडी का वो अब मालिक है, उसका ओरिजिनल ओनर सीएन एक गंदा और एब्यूजिव आदमी था। एक दिन उसने एक छोटी सी मेड को देखा, वही लड़की जो उसके लिए खाना लाती थी, जो पानी का बकेट ले जाते वक्त गिर गई। उसका नाम पेक था। वो इतनी ज्यादा डर गई कि पागलपन में माफी मांगने लगी, जैसे कि उसे कोई खतरनाक सजा मिलने वाली हो। कई उसके पास गया और पूछा कि उसके चेहरे पर इतना डर क्यों है, जिससे लड़की चिल्लाते हुए रिएक्ट कर गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीएन शुरीतन, जो काउंट का दूसरा बेटा था, अपने बचपन में एंजेलिक ब्यूटी के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी असली शक्ल जल्दी सामने आ गई। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो बहुत क्रूएल था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने एक मेड की आंखें जला दी थी, क्योंकि उसने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा था। तब से लेकर आगे तक बहुत सर्वेंट्स उसके हाथों से जख्मी, बदसूरत या मौत के करीब पहुंच गए। कई बार तो वो लोग पीटे हुए हालात में निकाल दिए जाते थे। इस क्रूएल्टी की वजह से सब उसे लिटिल डीमन ऑफ द काउंट्स हाउस कहने लगे। वापस प्रेजेंट में पेक सबसे बुरा सोच रही थी कि शायद वो उसके हाथ या पैर काट देगा, लेकिन कई ने उससे अपना हाथ देने को कहा। डर के बावजूद उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मर्सी की भीख मांगी। पर कई ने उसे सरप्राइज कर दिया जब उसने उसके हाथों के जख्म हील कर दिए और बोला कि ये सिर्फ फर्स्ट एड है, इसे सही तरीके से ट्रीट करो वरना दाग रह जाएगा। कई ने यही नहीं रुका, उसने उसके कपड़ों पर कुछ थ्रेड्स और डस्ट पॉइंट आउट किया और बोला कि अपने आप को क्लीन रखो। ये देखकर एक और मेड पेक के पास दौड़ी, जबकि पेक शॉक में वहां से भाग गई। कई ने उसे देखते हुए सोचा कि वो उसे जजीत की याद दिलाती है, उसकी एज और उसकी क्लमजी नेचर की वजह से। बाद में मेड्स आपस में बात कर रही थी कि यंग मास्टर सीएन का बिहेवियर कैसे बदल गया है। वो बोल रही थी कि शायद उसने हेल के दरवाजे देख लिए और रिपेंट कर लिया। एक मेड ने सार्कास्टिकली बोला कि सीएन के डीमोनिक टेम्पर को देखते हुए शायद हेल ने ही उसे वापस भेज दिया हो। पेक ने तुरंत उसका डिफेंस किया, कह के कि यंग मास्टर बिल्कुल भी डीमोनिक नहीं बल्कि एक एंजल है। उसने उन्हें बताया कि जब वो गिर जाती है तो वो उसका ख्याल रखता है, उसकी अपीयरेंस सुधारता है और कभी कभी उसे टेस्टी फूड भी देता है। उसके अकॉर्डिंग वो एक काइंड और वंडरफुल पर्सन है और पुराने रूमर्स गलत थे। बाकी मेड्स ने उसकी बातों का पूरा विश्वास तो नहीं किया,
लेकिन अग्री किया कि सियन अब ज्यादा काइंड हो गया है, वरना पेक इतनी गलतियां करके भी उसके पास कैसे होती। कई ये सब दूर से सुन रहा था, जिससे कंफर्म हो गया कि उसका पुराना पर्सनैलिटी सियन वाकई ईविल था। उसने डिसाइड किया कि अपनी लोकेशन चेंज करे ताकि कोई उसे ना देखे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद वो मैंशन के सुंदर और अच्छे से मेंटेन्ड गार्डन में घूमने लगा। वहां के इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और गार्डन की सफाई को एडमायर करते हुए उसने एक सनी स्पॉट में कार्विंग के लिए वुड पा लिया। वहां बैठ के वार्म और प्लेजेंट जगह पर उसने एक वुड पीस कार्व करना स्टार्ट किया, जजीत और उसके स्प्रिंग सीजन के लव को याद करते हुए। अचानक एक ओल्ड गार्डनर वहां आया और माफी मांगी कि वो एरिया क्लीन करना भूल गया। लेकिन वो तब फ्रीज हो गया जब उसने वो स्टैचू देखा जो कई ने अभी कंप्लीट किया था, एक परफेक्ट रेप्लिका ऑफ जोसेफ। गार्डनर उस स्टैचू की प्रिसिशन और ब्यूटी देख के हैरान था, सोचता हुआ कि कौन इतना स्किल्ड स्कल्प्टर हो सकता है। कई ने स्टैचू को देखा और वाव किया कि वो जोसेफ को इस नए लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो लंबी हो या छोटी। इस तरह उसने उससे अपना फाइनल प्रॉमिस पूरा किया। उस शाम काउंट शुरितन अपने ऑफिस में था, सरप्राइज की इतने सारे नोबल्स ने उस छोटे सोशल गैदरिंग में आने की कंफर्मेशन दी है। उसके एड ने बताया कि इसका रीजन एक रूमर है कि फॉर्मर ड्यूक फरहान पार्टी में आएंगे, जिससे जिससे काउंट अस्टोनिश्ड और शॉक्ड हो गया। बाद में लूसियन ने अपने भाई कई को बताया कि गेस्ट्स मैंशन में आने वाले हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि ये बस एक छोटी सी सोशल गैदरिंग थी, कुछ नोबल्स और उनके बच्चों के लिए, और उनके फादर चाहते थे कि वो कम से कम उन्हें ग्रीट करे। अनकैरेक्टरिस्टिकली कई ने अटेंड करने के लिए अग्री कर लिया, जो लूसियन के लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि उसने कमेंट किया कि सियन को ऐसे गैदरिंग्स कभी पसंद नहीं थी। कई ने रिप्लाई किया कि वो इस बार अटेंड करेगा ताकि फ्यूचर में डिसाइड कर सके कि क्या करना है। तो लूसियन ने एडवाइस दिया कि वो इजी ले, क्योंकि वो अभी अभी रिकवर हुआ था। जाने से पहले लूसियन ने कई के शोल्डर पर हाथ रखा और अपनी जेन्युइन कंसर्न एक्सप्रेस की, जिसने कई को एक अजीब अनफेमिलियर सेंसेशन फील करवाया, एक फैमिली वार्मथ का एहसास। कुछ दिन बाद पार्टी हुई और टर्नआउट अनएक्सपेक्टेडली लार्ज था। काउंट शुरीतन ने काउंट लो का वेलकम किया, जिसने क्राउड के साइज पर कमेंट किया। काउंट लो ने कंफर्म किया कि इस ह्यूज टर्नआउट का रीजन था फॉर्मर ड्यूक फरहान का अटेंडेंस, जो एम्परर के पर्सनल सपोर्ट में था। काउंट इक्लो ने एक्सप्लेन किया कि इस लार्ज क्राउड का रीजन ये था कि एम्परर ने फॉर्मर ड्यूक फरहान को क्राउन प्रिंसेस चूज करने का टास्क दिया था, जिस वजह से हर नोबल जिनके पास बेटी थी ईगली पार्टी अटेंड करना चाहते थे। उसने ऐड किया कि इवन वो नोबल्स जिनके पास बेटी नहीं थी, वो भी अटेंड करना चाहते थे, डेस्परेट इसलिए क्योंकि वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ड्यूक फरहान का अटेंशन पाना चाहते थे। काउंट शुरितन ने कमेंट किया कि उसे पता ही नहीं था कि किंगडम में इतनी यंग लेडीज हैं और सब लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। पार्टी के बीच लूसियन, काउंट शुरितन का एल्डेस्ट सन, आया और काउंट इल्लो से फ्रेंडली ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की, जिसने लूसियन की टैलेंट्स, स्टडीज और स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रेज की और रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि उसके पास बेटी नहीं है जो उससे शादी कर सके। उसके बाद एक और गेस्ट आगे बढ़ा काउंट शुरितन को ग्रीट करने, विकाउंट चन। विकाउंट चिक के बारे में यह नोन था कि वो बस एक मर्चेंट था 10 साल पहले, फिर अपने इमेंस वेल्थ का यूज करके एक नोबल टाइटल खरीदा। तब से उसने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया और हर उस इंसान को एलिमिनेट किया जो उसके रास्ते में आया, जिसकी वजह से काउंट शुरितन उसे डिसलाइक करता था, क्योंकि वो उसे मनी की डेंजर का एग्जाम्पल मानता था। विकाउंट ने अपने बेटे हॉरस का इंट्रोडक्शन लूसियन से करवाया, फिर काउंट शुरन से एक सार्केस्टिक टोन में पूछा कि उसका सेकंड सन सियन पार्टी में क्यों नहीं है। काउंट को रियलाइज हुआ कि विकाउंट को सियन के इंसिडेंट के बारे में पता है और वो उसे अननॉय करने के लिए यूज कर रहा है। तो लूसियन ने रिप्लाई किया कि सियन बस आ ही रहा है, जबकि वो सोच रहा था कि वो लेट क्यों हो गया। इसी बीच
सीएन के बॉडी में कई मैंशन के प्रेमिसेस में कंप्लीटली लॉस था। वो लगभग भूल ही गया था एक अजीब सी ट्रेड जो उसमें हमेशा से थी। वो डायरेक्शंस में बहुत बेकार था। मैंशन के 10 चक्कर लगाने के बाद भी बॉलरूम नहीं मिला और कोई सर्वेंट भी नहीं दिखा जो गाइड कर सके। तो उसने डिसाइड किया कि छोड़ो, उसकी एब्सेंस से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। कई आउटर स्टेयर्स पर बैठ गया और सनसेट देखने लगा। एक साइट जो जजीत को बहुत पसंद थी और जो हर शाम उसके साथ देखने पर इंसिस्ट करती थी। उसने स्काई की तरफ देखा और अपना प्रॉमिस याद किया जो उसने उससे किया था कि वो हमेशा उसे याद करेगा सिर्फ स्काई देखकर। इसी वक्त एक एल्डरली मैन उसके पास आया और पूछा कि वो अकेला यहां क्या कर रहा है। कई ने शार्प टोन में रिप्लाई किया, वंडरिंग कि वो आदमी इतना ओल्ड इसलिए है क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका आंसर क्लियरली सामने है। ऑब्वियसली वो सनसेट देख रहा था। आदमी कई की विट और शार्प टंग से इंप्रेस हुआ और एडमिट किया कि वो क्यूरियोसिटी से आया था क्योंकि कई का सनसेट देखने का नजरिया एक ओल्ड मैन से भी ज्यादा डीप लग रहा था, जो डेकेड्स तक जी चुका हो, जो एक मिटीन्स के लड़के के लिए स्ट्रेंज था। आदमी ने अपना क्वेश्चन रीफ्रेज करके पूछा कि एक यंग मैन अकेला दुख में क्यों बैठा है। तो कई ने फ्रैंकली आंसर दिया, आई गॉट लॉस्ट। आदमी ने अस्यूम किया कि कई एक गेस्ट है, लेकिन कई ने डिनाई किया और उसे शॉक कर दिया जब अपनी आइडेंटिटी रिवील की, आई लाइव हियर, आई एम द सेकंड सन। ओल्ड मैन सरप्राइज हुआ कि कई, काउंट शुरीतन का बेटा, अपने ही घर में लॉस्ट हो गया। कई ने नॉनशैलेंटली रिप्लाई किया कि इसमें मना करने का कोई लॉ नहीं है। आदमी ने स्माइल किया और उसकी स्ट्रेंज लॉजिक एक्सेप्ट की, फिर ऑफर किया कि वो उसे बैंक्वेट हॉल तक गाइड करेगा, एडमिट करते हुए कि उसे रास्ता उससे बेटर पता है। कई ने थैंक किया और फॉलो किया। चलते हुए आदमी ने कई से उसका नाम पूछा और उसने रिप्लाई किया। सीनियर आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिट्स फरहान, एक नाम जिसे सुन के कई ने अननोयंस के साथ सोचा कि क्या इसे याद रखना पड़ेगा। ड्यूक फिट्स ने कई की अननोयंस नोटिस की और उसे रूड कहा, लेकिन ऐड किया कि उसकी रूडनेस थोड़ी रिफ्रेशिंग है और इंसिस्ट किया कि वो उसका नाम याद रखे क्योंकि उसे जानकर उसे रिग्रेट नहीं होगा। बैंक्वेट हॉल में काउंट शुरीतन वरीड था क्योंकि लॉर्ड फिट्स कहीं अकेला चला गया था। लूसियन ने ऑफर किया कि वो उसे ढूंढने जाएगा, स्पेशली क्योंकि सीएन अभी तक नहीं आया था। लेकिन जाने से पहले उसके फादर ने पॉइंट आउट किया कि वो दोनों वहां आ रहे हैं। जैसे ही सीएन हॉल में एंटर हुआ, कई को लगा कि वो किसी ट्रबलसम सिचुएशन में फंस गया है। काउंट शॉक हुआ और अपने बेटे से पूछा कि वो लॉर्ड फिट्स के साथ यहां कैसे आया। कई ने कूली ब्लेम ड्यू को दिया, कह के कि ये सारा कमोशन उसके लाउड वॉइस की वजह से हुआ। काउंट ने लॉर्ड फिट्स का वेलकम किया, जिन्होंने लेट होने के लिए अपोलोजाइज किया। काउंट ने कहा कि बहुत लोग उनका वेट कर रहे थे। ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि वो लेट इसलिए हुए क्योंकि वो एक छोटे लॉस्ट पपी को गाइड कर रहे थे। कई को समझ आया कि ड्यूक उसकी बात कर रहा है, तो उसने प्रोटेस्ट किया कि ड्यूक उसे एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि जब उसने उसे पाया तब वो ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट था। ये जवाब काउंट को गुस्सा दिलाता है, जो अपने बेटे को स्कोल्ड करता है कि वो लॉर्ड फिट्स से रूडली बात कर रहा है और ड्यूक से डीपेस्ट अपॉलॉजीज ऑफर करता है, एडमिट करते हुए कि उसने अपने बेटे को अच्छी तरह से रेज नहीं किया। लेकिन ड्यूक हंसा और बोला कि वो बिल्कुल बॉदर नहीं हुआ। एक्चुअली वो काफी समय बाद एंजॉय कर रहा है इस लड़के की वजह से जिसने हॉल का रास्ता बोरिंग नहीं बनाया। ये रिस्पॉन्स सुन के काउंट और लूसियन दोनों बिविल्डर्ड हो गए। लूसियन आगे बढ़कर फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया ड्यूक फिट्स को, जो अब दोनों ब्रदर्स को ऑब्जर्व करने लगा। ड्यूक को काउंट के बेटों के बारे में फेमस रूमर्स याद आए। एक टैलेंटेड था और दूसरा एक छोटा सा डीमन जो सिर्फ ट्रबल आता था। लेकिन उसे लगा कि जो ट्रबल मेकर आज उससे मिला है वो रूमर्स जैसा बिल्कुल नहीं था। ड्यूक को समझ आया कि भले ही एक शॉर्ट मीटिंग से इंसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके लंबे एक्सपीरियंस ने उसे सिखा दिया था कि वो इंसान के वर्ड्स, एक्शंस और उनकी आंखों के लुक से उनका कैरेक्टर पढ़ सकता है।
उसने कंक्लूड किया कि ये लड़का सीएन एक इमेंस और अनयूजुअल पावर रखता है, जो इतनी ज्यादा है कि वो खुद उसे मेजर नहीं कर सकता। ड्यूक ने अपने दोस्त काउंट की तरफ मुड़कर उसकी तारीफ की, कहकर कि उसने अपने बेटे को एक्सेप्शनली वेल रेज किया है। काउंट इस प्रेज से सरप्राइज हो गया। उसने तो लूसियन के लिए तारीफ सुनने की आदत बना ली थी, लेकिन सीएन के लिए प्रेज बहुत रेयर था। उसके बाद ड्यूक ने काउंट से रिक्वेस्ट की कि वो उसे थोड़ा टाइम दे ताकि वो एक मैटर प्राइवेट में डिस्कस कर सके। जैसे ही ड्यूक फिट्ज काउंट से बात करने वाला था, वे काउंट चिक बीच में आ गया अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। ड्यूक ने उसे कोल्डली इग्नोर कर दिया, कहकर कि उसने कभी ये नाम सुना ही नहीं और डाउट करता है कि कोई नोबल फैमिली ये नाम कैरी करती हो। ये बात सुन के विक काउंट गुस्से में आ गया और कहने लगा कि ड्यूक शायद पॉलिटिक्स से दूर रहने की वजह से करंट अफेयर से आउट ऑफ टच है। ड्यूक ने अग्री किया, लेकिन सार्कास्टिकली बोला कि जितना वो बूढ़ा होता जा रहा है, उतना ही वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स में एरोगेंट फूल्स की कमी नहीं है, जो क्लियरली विक काउंट के लिए रेफरेंस था। इस इंसल्ट पर हॉरस, जो विक काउंट का बेटा था, बीच में आ गया और ड्यूक को रूड कह दिया, जिसका ड्यूक ने क्वेश्चन किया और हॉरस ने कंफर्म किया। यह सुन के ड्यूक फ्यूरियस हो गया कि एक विक काउंट का बेटा उसे रिब्यूक कर रहा है। उसने उस मोमेंट में अपना स्वॉर्ड मास्टर का ऑरा का एक छोटा फ्रैक्शन रिलीज किया, जिससे हॉल में सब लोग फियर में फ्रीज हो गए। लूसियन अपने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद इमेंस प्रेशर महसूस कर रहा था, जो वो मुश्किल से बेयर कर पा रहा था, और उसे रियलाइज हुआ कि ड्यूक एक स्वॉर्ड मास्टर है। उसने सोचा कि अगर कोई कोलैप्स होने से पहले उसे इंटरवीन करना होगा, लेकिन लूसियन मूव करता उससे पहले कई जो सीएन के बॉडी में था उसके आगे आ गया। कई लड़ने नहीं आया था, बल्कि कामली पॉइंट आउट किया कि ड्यूक के कपड़ों में कुछ ग्रास और हेयर लगे हुए हैं, और एडवाइस दी कि अगर वो एटिकेट के बारे में दूसरों को स्कोल्ड करना चाहते हैं तो पहले खुद प्रेजेंटेबल दिखें। फिर उसने ड्यूक के कपड़े डस्ट ऑफ करने शुरू किए, सार्कास्टिकली सोचते हुए कि जब वो खुद ग्रास पर बैठा था तो इतना डर्टी कैसे हो गया। ड्यूक ने रिप्लाई किया कि एक्सेसिव परफेक्शन अच्छी नहीं होती और छोटी फ्लॉज लोगों को एट ईज फील कराती है, जिसके जवाब में कई ने रिटॉर्ट किया कि क्या वो फिल्थ को फ्रेंडलीनेस समझ रहे हैं। इस बात पर होरस गुस्से में आ गया और कई को स्काउंड्रल कह दिया, जबकि ड्यूक ने कई से पूछा कि क्या वो उससे हिट करना चाहता है। कई ने कूलली रिप्लाई किया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ड्यूक पहले अपने हाथ धो ले। ये देखकर काउंट अपने बेटे के बिहेवियर से टेरिफाइड हो गया, जबकि विक काउंट चन ने अपने बेटे होरस को फोर्स किया बो करके वहां से निकलने के लिए। जाने के बाद ड्यूक ने कमेंट किया कि हॉरस ने कई को मर्डरस लुक से ग्लेयर किया था, जिसका कई ने सार्कास्टिक रिप्लाई दिया कि शायद ड्यूक की आईसाइट खराब हो रही है। ये पूरी सिचुएशन देखकर काउंट और लूसियन शॉक में थे, और काउंट ने रिमार्क किया कि सीएन बिल्कुल अलग लग रहा है। इसके बाद ड्यूक ने अपनी सीरियसनेस वापस पाई और काउंट से एक क्वाइट जगह मांगी बात करने के लिए। जैसे ही वो दोनों वॉक कर रहे थे, लूसियन ने अपने भाई को बुलाया और कंसर्न दिखाते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है स्वॉर्ड मास्टर के ऑरा का इफेक्ट लेने के बाद। कई ने रियश्योर किया कि वो फिलहाल ठीक है। ये सिंपल जवाब सुन के लूसियन डीपली मूव्ड हो गया। वो ओवरजॉयड फील कर रहा था और सोच रहा था कि उसका भाई कितना अच्छा है, और काफी टाइम बाद उसने उससे नॉर्मली बात की है, बिना हेट्रेड या डिस्डेन के। उसने याद किया कि उसका छोटा भाई उसका सबसे प्रेशियस पोजेशन था, उसकी मां का आखिरी गिफ्ट। लूसियन ने अपने रिलेशनशिप के बारे में रिफ्लेक्ट किया। याद आया कि बचपन से वो चाहता था कि वो दोनों क्लोज हो जाए, लेकिन सीएन का उसके लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसकी पर्सनैलिटी को ट्विस्टेड बनाता गया। जैसे जैसे हेट्रेड उसकी आंखों में बढ़ती गई, जब भी वो लूसियन को देखता, लूसियन ने क्लोज होने की कोशिश छोड़ दी। अब वो ओवरजॉय था कि वो अपने भाई के साथ एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रह सकता है, इतना कि वो ऑलमोस्ट हैप्पी था कि सीएन ने अपनी मेमोरी लूज कर दी है। जब कई सीएन के बॉडी में ने अनाउंस किया कि वो अपने रूम वापस जा रहा है, तो लूसियन डिसअपॉइंट हो गया, सोचता हुआ
कि शायद उसका भाई फिर उससे अवॉइड कर रहा है और उसकी होप्स सिर्फ एक इल्यूजन थी। लेकिन कई रुक गया, उसका रिस्ट पकड़ा और अपोलोजाइज किया, एडमिट करते हुए कि उसे रूम का रास्ता नहीं पता, और रिक्वेस्ट की कि लूसियन उसे अकंपनी करे जस्ट इस बार। यह पहली बार था कि उसका भाई उससे कुछ मांग रहा था। लूसियन इमेंस जॉय में अग्री हो गया तुरंत। इसी बीच एक प्राइवेट रूम में ड्यूक फिट्स ने काउंट शुरीतन को अपने विजिट का रियल रीजन बताया कि वो किसी को चूज करने आया है जो क्राउन प्रिंस के साथ रहे। काउंट ने सोचा कि वो क्राउन प्रिंसेस चूज करने की बात कर रहा है, लेकिन ड्यूक ने मना किया और एक्सप्लेन किया कि वो प्रिंस के लिए एक फ्रेंड ढूंढने आया है जो उसके फायरी टेम्पर को कर्व कर सके। ड्यूक ने बताया कि प्रिंस ईदिथ, जो थ्रोन इनहेरिट करने का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस है, स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल से लेकर एकेडमिक एबिलिटीज तक। लेकिन उसकी एक फ्लॉ है, उसका शार्प टेम्पर और अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाना, इतना कि वो किसी को भी मार सकता है जो उसके बारे में केयरलेस बात करे। इसी वजह से ड्यूक ने एम्परर को सजेस्ट किया कि प्रिंस के पास कोई ऐसा हो जो उसके नेचर को काम कर सके, स्पेशली क्योंकि प्रिंस पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं बनाता। द काउंट को समझ आ गया कि यही ड्यूक के आने का रीजन था। ड्यूक ने एडमिट किया कि शुरू में उसने सोचा था कि लूसियन अपनी काम और स्टेडी पर्सनालिटी के साथ प्रिंस का कंपेनियन बनेगा, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत था, क्योंकि उसे डर था कि लूसियन की आइस कोल्ड पर्सनालिटी प्रिंस के फायरी एंगर को प्रोवोक करेगी इंस्टेड ऑफ उसे काम करने के, और इस क्लैश का रिजल्ट ये हो सकता था कि उनमें से कोई हर्ट हो जाए। काउंट ने ड्यूक की ओपिनियन से अग्री किया, क्योंकि सब जानते थे कि लूसियन अपने प्रिंसिपल से कभी बैक डाउन नहीं करेगा, चाहे उसके गले पर तलवार ही क्यों न हो, जो काउंट को ड्यूक से अग्री करने पर मजबूर करता था कि यह पेयरिंग डेंजरस होगी। इसलिए ड्यूक ने काउंट को बताया कि उसने किसी और को चूज किया है जो उसका बेटा भी है। काउंट को होरर हुआ जब उसने समझा कि ड्यूक का मतलब सियन से है। ड्यूक ने कंफर्म किया कि वो चाहता था कि सियन ये टास्क ले, जिसे काउंट ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। काउंट ने अपना रिफ्यूजल जस्टिफाई किया कि सियन कंप्लीटली अनस्टेबल है और फ्लॉज से भरा हुआ है, और उससे कोई भी मिस्टेक पूरी फैमिली को डेंजर में डाल सकती है। एक डेस्परेट अटेम्प्ट में ड्यूक को परसुएड करने के लिए काउंट ने एक डेंजरस सीक्रेट रिवील किया कि सियन रिसेंटली एक एक्सीडेंट में था और उसकी मेमोरी चली गई है, जो ड्यूक को ग्रेटली शॉक कर गया। काउंट शुरीतन ने ड्यूक फिट्स का रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दिया, सॉरी बोलते हुए कि उसका बेटा सियन एमनीसिया का शिकार है और इस टास्क के लिए अनक्वालिफाइड है। लेकिन यह कॉन्फेशन ड्यूक को डिटर नहीं कर पाई। एक्चुअली इसने उसकी एडमिरेशन सियन के लिए बढ़ा दी। उसे अननेचुरल लगा कि एक एमनीसिया वाले लड़के का इतना काम और कंपोज्ड होना इंस्टेड ऑफ स्कैर्ड और एजिटेटेड। सियन की आंखें काम और डीप थी, जो ड्यूक को सर्टन कर रही थी कि उसका जजमेंट अभी तक फेल नहीं हुआ और ये लड़का एक ट्रू जेम है। ड्यूक ने काउंट को बोला कि उसे मेमोरी लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बल्कि उसे लगता है उसने एक एक्सीलेंट चॉइस की है। उसने कहा कि वो इस बात पर सोच ले, एडमिट करते हुए कि उसे ये लड़का पसंद आया है। बाद में काउंट ने अपने दो बेटे लूसियन और कई से बात की और उन्हें एक्सप्लेन किया कि ड्यूक प्रिंस ईदिथ के लिए एक सूटेबल फ्रेंड ढूंढने आया था। कई ने अंदर ही अंदर स्कॉफ किया कि एक प्रिंस को कोई फ्रेंड ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। जब लूसियन ने अपने फादर से पूछा कि वो ये सब क्यों बता रहे हैं, तो काउंट ने रिवील किया कि ड्यूक चाहता है कि सियन ये टास्क ले। कई और लूसियन दोनों शॉक हो गए। कई को लगा ड्यूक सेनाइल हो गया है, जबकि लूसियन ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। काउंट ने ट्राई किया लूसियन को परसुएड करने का कि यह फैमिली के बेनिफिट के लिए है, लेकिन लूसियन ने प्रोटेस्ट किया, रिफ्यूज करते हुए और रिमाइंड करते हुए कि प्रिंस ईदिथ अपने फायरी टेम्पर के लिए फेमस है और छोटी से छोटी मिस्टेक को भी टॉलरेट नहीं करता, तो एक एमनीसिया वाले लड़के को उसके पास कैसे भेजा जा सकता है। काउंट ने एडमिट किया कि शुरू में वो हेजिटेंट था, लेकिन सोचने के बाद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, बिलीव करते हुए कि ड्यूक के पास अपने रीजंस है सियन को चूज करने के लिए। लूसियन ने ऑफर किया कि वो अपने भाई की जगह जाएगा,
लेकिन उसके फादर ने रिफ्यूज कर दिया। इस बीच उनकी आर्ग्यूमेंट के दौरान कई ने अचानक उन्हें इंटरप्ट किया, अनाउंस करते हुए कि वो अग्री करता है जाने के लिए। उसके फादर शॉक्ड हो गए और पूछा कि क्या वो सीरियस है। कई ने अपना डिसीजन जस्टिफाई किया कि ये टास्क मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बस प्रिंस से कभी कभी मिलना है और बात करनी है। लूसियन और उसके फादर ने ट्राई किया उसे वार्न करने का कि ये डेंजरस हो सकता है और कोई भी मिस्टेक उसकी जान ले सकती है, लेकिन कई अपनी पोजीशन पर इंसिस्ट करता रहा। उसने बोला कि क्योंकि वो फैमिली के लिए हमेशा न्यूसेंस रहा है और उसका निकनेम लिटिल डीमन है, तो ये एक अच्छा मौका है कुछ यूजफुल करने का। फिर वो रूम से चला गया, अपने फादर को छोड़कर, जो सोचने लगे कि शायद उनका बेटा सच में चेंज हो गया है। कुछ दिन बाद कई इंपीरियल पैलेस पहुंच गया। वो उस जगह के शेयर साइज से अमेज्ड हो गया। फिर उसने प्रिंस ईदित को देखा, जो अपना स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो उसे इंटरप्ट नहीं करेगा और पास ही बैठकर वेट करेगा। लेकिन जल्दी ही वार्म सन के नीचे वो सो गया। वो प्रिंस की आवाज से उठा, जो बोल्ड टोन में कमेंट कर रहा था कि उसमें कितनी हिम्मत है कि वो प्रिंस के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में सो रहा है। कई ने उससे पूछा कि वो कौन है, फिर लीव करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस ने उसे रोका। प्रिंस ने कई से पूछा कि क्या उसे एक फ्रेंड चाहिए, जिसका रिप्लाई कई ने यह दिया कि वो चला जाएगा और सबको बोल देगा कि प्रिंस ने उसे किक आउट कर दिया और ऐसे फ्रेंड की जरूरत नहीं है। इस रिप्लाई से प्रिंस एंग्री हो गया। उसने अपनी स्वॉर्ड खींचकर कई के गले पर रख दी, वार्न करते हुए कि अगर उसने दोबारा बिना परमिशन के अपनी बैक टर्न की तो वो उसे मार देगा। कई थ्रेट से अनफेज्ड रहा। उसने कामली प्रिंस से कहा कि उसका आर्म छोड़ दे, क्योंकि वो स्वेटी हाथ को टच नहीं करना चाहता। प्रिंस ने पूछा कि क्या वो उसे ऑर्डर्स देने की हिम्मत करता है, तो कई ने रिप्लाई दिया कि ये बस एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। प्रिंस कई के डेथ के फियर के एब्सेंस से सरप्राइज हुआ और उसने दोबारा पूछा कि वो कौन है। कई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सीएन शुरीतन। प्रिंस को याद आया कि शुरीतन फैमिली अपनी इंटेग्रिटी और गुड रेपुटेशन के लिए नोन है। उसने पूछा कि कई वहां क्यों है, और कई ने बताया कि एक ओल्ड मैन ने उसे भेजा है। प्रिंस ने तुरंत समझा कि वो ड्यूक फिट्स की बात कर रहा है। कई ने फिर ब्लंटली प्रिंस को बताया कि ड्यूक ने उसे उसका फ्रेंड बनने के लिए भेजा है, लेकिन ऐड किया कि उसे नहीं लगता कि प्रिंस को फ्रेंड की जरूरत है, तो वो चला जाएगा। प्रिंस ने उसे फिर से रोका, अपने पहले वाले थ्रेट की याद दिलाते हुए। कई ने कामली पूछा कि क्या वो उसे मारने का प्लान बना रहा है। प्रिंस ने नोटिस किया कि कई डेथ को लाइटली लेता है। प्रिंस ने डिसाइड किया कि उसे फ्रेंड की जरूरत नहीं, लेकिन ड्यूक फिट्स द्वारा भेजे गए किसी को वापस भेजना इम्प्रॉपर होगा। इसलिए उसने कई से बोला कि वो उसके साथ चले। उसने कई को लाइब्रेरी ले गया। कई ने बुक्स को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, बल्कि उस जगह को कंफर्टेबल माना, क्योंकि वो वहां ऑफिशियल विजिट पर नहीं था। प्रिंस सरप्राइज हुआ जब कई उससे काफी दूर बैठ गया और एक बुक पढ़ने लगा। वो एक्चुअली कई को ऑब्जर्व कर रहा था, एक्सपेक्ट करते हुए कि वो बाकी नोबल सन्स की तरह उससे फ्लैटर करेगा ताकि उसका फेवर जीत सके, और ये डिसरिगार्ड सिर्फ एक स्ट्रैटेजी हो उसका अटेंशन पाने के लिए। लेकिन 3 घंटे बीत गए और कई ने अपनी आंखें अपनी बुक से एक बार भी नहीं उठाई, जैसे उसने प्रिंस के एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली भूल दिया हो। प्रिंस को यह बात काफी इंसल्ट लगी। ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इतना डिसरिगार्ड दिखाया था। उसने डिसाइड किया कि देखेगा कई कितनी देर तक साइलेंस में बैठा रह सकता है, और इस तरह एक साइलेंट टेस्ट ऑफ विल्स शुरू हुआ उन दोनों के बीच। कुछ देर बाद प्रिंस ने अपना पैर आगे कर दिया, जिससे एक सर्वेंट जो चाय ले जा रहा था ट्रिप हो गया और लगभग गिरने ही वाला था। लेकिन ग्राउंड पर गिरने से पहले कई ने एक मिस्टीरियस और इनविजिबल पावर यूज करके उसे रोक दिया और उसका बैलेंस वापस रिस्टोर कर दिया, बिना किसी को नोटिस हुए। प्रिंस शॉक हो गया जो उसने देखा, और समझ नहीं पाया कि सर्वेंट अचानक से बैलेंस कैसे वापस ले आया। कई ने अपनी बुक से नजर उठाए बिना सर्वेंट को एडवाइस किया कि हमेशा
अपने कदम देखकर चले। तभी प्रिंस ने सोचा कि क्या ये कई ने किया था, लेकिन उसने जल्दी ही इस आइडिया को डिसमिस कर दिया। चाय पीने के बाद कई ने अनाउंस किया कि वो जा रहा है और अगले दिन वापस आएगा। प्रिंस को यह बात सरप्राइजिंग लगी कि कई हर दिन आने पर इंसिस्ट करता है, सिर्फ अपना टाइम रीडिंग में स्पेंड करने के लिए। इस पर कई ने रिप्लाई किया कि फिलहाल उसे अपने एल्डर्स के साथ पोलाइट रहना पड़ेगा। जाते वक्त प्रिंस कंफ्यूजन में था कि ये मिस्टीरियस यंग मैन का सच क्या है। ये रूटीन कई दिन तक चलता रहा, जहां कई आता और चुपचाप पढ़ाई करता। एक दिन प्रिंस ने उससे पूछा कि क्या वो पढ़ने के बजाय उसके साथ खेलना चाहता है। प्रिंस ने साई किया। अब इस स्ट्रेंज सिचुएशन की आदत पड़ चुकी थी। सोचता हुआ कि क्या कई को सच में पता नहीं कि दूसरे लोग सिर्फ एक पल उससे मिलने के लिए तरसते हैं। प्रिंस की बुक ने कई का अटेंशन खींच लिया और उसने पूछा कि क्या प्रिंस उससे जानता है। कई ने रिप्लाई किया कि उसने ये पहले पढ़ रखी है और वो डॉल मेकिंग आर्ट में इंटरेस्टेड है। प्रिंस ने कमेंट किया कि कई भी इस आर्ट में इंटरेस्टेड है। कई ने मेंशन किया कि इस बुक का डॉल मेकर की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे दुनिया का दुश्मन बन गया। फिर कई ने प्रिंस से पूछा कि उस आदमी के बारे में उसका ओपिनियन क्या है, और प्रिंस ने बिना हेजिटेशन के कहा कि वो इनसेन और एक कंप्लीट फूल था। कई ने बुक को सैडली देखा और प्रिंस की ओपिनियन से अग्री किया। उनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट किया एक यंग गर्ल ने, जिसके लाइट ग्रीन बाल थे, जो प्रिंस को बुलाती है, ईदिथ, माय ब्रदर। प्रिंस ने उसे वार्मली ग्रीट किया और पता चला कि वो उसकी इकलौती बहन प्रिंसेस रिनी है। प्रिंसेस ने कहा कि वो सिर्फ अपने भाई को देखने आई थी। फिर उसने कई को नोटिस किया और पूछा कि ये कौन है। कई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो सियन, सन ऑफ काउंट शुरीतन है। प्रिंसेस रिनी कई के पास आई, उसका चेहरा टच किया और रिमार्क किया कि वो तो औरतों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। नरेशन के हिसाब से प्रिंसेस रिनी को एम्परर और प्रिंस ईदिथ दोनों बहुत प्यार करते थे, और इस पावर के वजह से वो अपनी मर्जी से रेकलेस और बिना डर के बिहेव करती थी। हालांकि कई को इस शॉर्ट एनकाउंटर से ये सब नहीं पता था, लेकिन उसने एक बात कंफर्म कर ली कि वो ऐसी इंसान है जिससे जानकर थक जाता है। उसने उसे एक हल्का सा बो किया और सीधे चल दिया, उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए। प्रिंसेस इस डिसरिगार्ड से शॉक हो गई, खासकर क्योंकि उसने अभी उसकी तारीफ की थी, और गुस्से में चिल्लाई अपने भाई को बुलाते हुए। प्रिंस ने कहा कि उसे समझना होगा, क्योंकि सियन उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करता है। प्रिंसेस को यह बात एस्टॉनिशिंग लगी। रिनी ने एक्सप्लेन किया कि जब उसका भाई एंग्री होता है तो वो भी उससे डील नहीं कर पाती, और जो चीज उसके भाई को सबसे ज्यादा हेट है वो है इग्नोर किया जाना। ये सिचुएशन रिनी की क्यूरियोसिटी को बढ़ा गई। उसने सोचा कि सरप्राइजिंग है कि सियन उसके भाई को इग्नोर कर सकता है और बच भी जाता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे अपने नजर में रखेगी। बाद में सियन वापस अपने रूम में आया शुरीतन मैंशन में, जहां उसने अपने भाई लूसियन को एक और यंग मैन के साथ पाया। लूसियन ने उसे वेलकम किया और अपने फ्रेंड क्लिफ से इंट्रोड्यूस करवाया। क्लिफ ने सार्कास्टिकली स्माइल किया, कंफर्म करते हुए कि सियन ने सच में अपनी मेमोरी लूज कर दी है, और सजेस्ट किया कि वो दोबारा अपना इंट्रोडक्शन करे। सियन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और क्लिफ हंसा, सरप्राइज होते हुए कि वो डीमोनिक बॉय उससे ग्रीट कर रहा है। लूसियन ने क्लिफ को उसके वर्ड्स के लिए स्कोल्ड किया। फिर लूसियन ने कई को अपने पास बैठने इनवाइट किया और कंसर्न के साथ उसके दिन के बारे में पूछना शुरू किया, जिस पर कई ने कमेंट किया कि वो एक मां की तरह ज्यादा वरी करता है। कई ने क्लिफ के बारे में कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया और लूसियन से पूछा कि क्या वो उसके क्लोज है। लूसियन ने रिप्लाई किया कि वो दोनों काफी पुराने फ्रेंड हैं। तब कई ने डिसाइड किया कि वो लूसियन को एडवाइस दे कि जब कोई डेड इंसान के साथ ज्यादा क्लिंग करता है तो उनकी सोल लिविंग वर्ल्ड छोड़ नहीं पाती। उसने ऐड किया कि अगर वो अनजस्टली मरे तो उनकी सोल उन लोगों के पास स्टक रहती है जिन पर उन्होंने जिंदगी में ट्रस्ट किया था,
जैसे कि अपने ग्रीवेंसेस के रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हों। क्लिफ शॉक हो गया और कई से पूछा कि वो अचानक ये सब क्या कह रहा है और क्या वो उस बच्चे की बात कर रहा है। कई ने रिप्लाई किया कि उसे नहीं पता कौन सा बच्चा, लेकिन उसे श्योर है कि कोई जो क्लिफ के क्लोज था, वो बहुत ही अनजस्ट तरीके से मरा। उस मोमेंट में कई ने एक कोल्ड, इमोशनलेस गेज फील की, एक ग्रिम रीपर की। क्लिफ ने पैनिक में पूछा कि कई को कैसे पता कि उस पर्सन की डेथ हुई थी और क्या उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, जो कि स्ट्रेंज है क्योंकि उसे अपना नाम भी याद नहीं। क्लिफ ने अपना क्वेश्चन दोबारा फ्रेज किया, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास एक डेड पर्सन है? कई ने समझा कि वो कुछ डेंजरस में इन्वॉल्व हो गया है और जल्दी से एक एक्सक्यूज बनाया, कहकर कि जब से उसका रीसेंट एक्सीडेंट हुआ है तब से उसे डेड सोल्स दिखाई देने लगे हैं। लूसियन ने कंसर्न दिखाया कई के लिए। कई ने एक्सप्लेन किया कि जब उसने पहली बार क्लिफ को देखा तो उसने उसके आसपास एक सोल अटकी हुई देखी। क्लिफ ने शॉक में पूछा कि क्या उसने जस्टिन का फॉर्म देखा था। कई ने डिनाई कर दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि वो सिर्फ एक मास ऑफ लाइट, एक डेड सोल देखता है और उसे पता नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की। उसने फिर एक टेरिफाइंग ट्रूथ ऐड किया कि वो ग्रिम रीपर को भी देख सकता है, जो उस सोल को ले जाने का वेट कर रहा है। क्लिफ ने कई की रिडिकुलस स्टोरी पर बिलीव करने से रिफ्यूज कर दिया, जिसके जवाब में कई ने कूली रिप्लाई किया कि बिलीव करना या ना करना उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसने एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड की कि एक सोल जो ग्रिम रीपर को फॉलो करने से रिफ्यूज करता है, वो कुछ समय बाद फेड हो जाता है। इसलिए एक अनजस्टली डेड सोल जो दुनिया से चिपका हुआ है, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उसका लिंगरिंग रिग्रेट रिजॉल्व हो जाए ताकि वो पीसफुली डिपार्ट कर सके। इस पॉइंट पर कंसर्न्ड लूसियन ने अपने फ्रेंड क्लिफ से पूछा कि क्या हो रहा है, उसे याद दिलाते हुए कि जस्टिन उसका छोटा कजिन है। क्लिफ ने कंफर्म किया और स्टोरी बतानी शुरू की। कुछ महीने पहले उसका अंकल काउंट डेवलिन अचानक चेस्ट पेन्स की वजह से गिर गया और उसकी हेल्थ इजीली रिकवर नहीं हुई। रिजल्ट ये हुआ कि उसका एल्डेस्ट सन जस्टिन टाइटल का हेir चूज हुआ। लेकिन एक महीने पहले जस्टिन अचानक डिसअपियर हो गया। फैमिली ने सोचा कि वो टाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेयर लेकर रन अवे हो गया है, स्पेशली जब उन्हें एक लेटर मिला जिसमें उसने अपने आप को फैमिली लीड करने की एबिलिटी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फेस किया था। इस डिसअपियरेंस के बाद उनके अंकल की सेकंड मैरिज से हुए कजिन पेलिसन सेंटर ऑफ अटेंशन और सपोर्ट बन गया। लेकिन क्लिफ का बिलीव था कि जो जस्टिन वो जानता था, वो अपनी ड्यूटीज छोड़कर रन अवे करने के लिए इतना वीक नहीं था और वो श्योर था कि जस्टिन वापस आएगा। लेकिन अब कई की बातें सुनने के बाद वो इस थॉट से टेरिफाइड था कि शायद उसका कजिन मर चुका है। कई ने कमेंट किया कि उसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी क्लियर लगती है। क्लिफ ने पूछा कि क्या वो उसकी आंट, उसके अंकल की वाइफ पर सस्पेक्ट कर रहा है। कई ने पॉइंट आउट किया कि ये सिनारियो कॉमन है, एक हाफ ब्रदर और एक एल्डेस्ट सन जिसका सक्सेशन पर राइट होता है। क्लिफ ने पैशनेटली अपनी आंट को डिफेंड किया, कहकर कि आंट ई ऐसी नहीं है और वो हमेशा जस्टिन को अपने रियल सन की तरह ट्रीट करती थी, इतना कि जस्टिन हर बार मिलने पर उनकी तारीफ करता था। स्टोरी सुनने के बाद कई ने डिसाइड किया कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसे सोल के डिटेल्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो अननोड फील कर रहा था उस सैड लिंगरिंग सोल को देखकर, सोचता हुआ कि शायद उसका फॉर्मर ग्रिम रीपर वाला सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उसके अंदर है। कई ने साई किया और क्लिफ से कहा कि उसके ओपिनियन में आंसर ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन उसने एक टेस्ट ऑफर किया। उसके लिए काउंट डेवलिन की थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। सीन शिफ्ट होता है जहां आंट ई रात को चुपके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। सीन शिफ्ट होता है जहां वो शानियों से एक सीक्रेट जगह पर मिलती है। आंट पूछती है कि क्या पीस अभी रेडी नहीं हुआ और वो रिप्लाई करता है कि अब वो रेडी है। उसने उसका वेलकम किया और एक डार्क रूम में ले गया जहां उसने वो पीस रिवील किया जो उसने रिक्वेस्ट किया था, एक डॉल जो उसके सन जस्टिन के आइडेंटिकल था।
मदर मूव हो गई जब उसने डॉल को मॉम बुलाते देखा और उसने कहा कि ये परफेक्ट है। कई ने कहा कि वो ग्लैड है कि वो सेटिस्फाइड है और पेमेंट बाद मिलेगा जब वो खुद आके कलेक्ट करेगा। लेडी अग्री करती है। फिर डॉल जस्टिन को अपने पास बुलाती है। शाओस ने लेडी एशिया को डॉल डिलीवर करने के बाद उन्हें उनके प्रॉमिस यानी पेमेंट याद दिलाई और वहां से चला गया। कई उसके पीछे अपीयर हुआ और उसका हेल्प के लिए थैंक्स किया। शानियोस ने चीयरफुली रिप्लाई किया कि वो हमेशा हेल्प करने को रेडी है क्योंकि ये फन है। लेकिन कई ने कूली कमेंट किया कि शानियोस के पास शायद बहुत फ्री टाइम है। कई ने पॉइंट आउट किया कि शानियोस, जो उसके रिपीटेड कॉल्स इग्नोर कर रहा था, तुरंत अपीयर हुआ जब उसने प्रॉमिस किया कि वो गुस्सा रहना बंद करेगा इन एक्सचेंज फॉर हिज हेल्प इन दिस टास्क। शानियोस ने कई की अमेजिंग डॉल मेकिंग स्किल्स की तारीफ की, जिसके जवाब में कई ने एक्सप्लेन किया कि क्रेडिट शानियोस को जाता है क्योंकि उसने अपनी मेमोरीज एरेज नहीं की थी इस बॉडी में एंटर होने से पहले। शानियोस ने रिमाइंड किया कि कई ही वो था जिसने उसे मेमोरीज एरेज ना करने को कहा था। शानियोस ने पूछा कि क्या उसे रिग्रेट है और ऑफर किया कि वो अभी एरेज कर सकता है, लेकिन कई ने रिफ्यूज कर दिया, कहकर कि जो हुआ उसकी याद रखना उसका अपने आप पर इंपोज किया पनिशमेंट है एक पथेटिक फूल होने के लिए। शानियोस ने मॉक किया कि वो ग्रज होल्ड करता है, जिसके जवाब में कई ने कहा कि उसने अनाइलेशन चूज किया था ताकि ऐसे पथेटिक काम करना बंद करे, और सोचा कि किसने इंसिस्ट किया कि वो वापस जिंदा आए। जब शानियोस ने मजाक में थ्रेटन किया कि वो उसे